तो बच्चों, क्या आप लोग जानते हो कि जो टॉपर्स होते हैं उनके बोर्ड परीक्षा में जो फुल मार्क्स होते हैं वो याद किए हुए जवाबों से नहीं आते हैं, बल्कि आते हैं आंसर राइटिंग की टेक्निक से। देखिए क्या होता है, एक सवाल है, उसका जवाब आपने भी याद किया है और एक टॉपर है उसने भी उसका जवाब वही याद किया है, सेम जवाब, यानी कि एक क्वेश्चन का सेम आंसर है और आप दोनों ने याद किया है। एक आप हैं और एक टॉपर है। लेकिन जब दोनों, आप और वो टॉपर, जब दोनों उस सवाल का जवाब है एग्जाम में लिखते हैं तो आपके नंबर हैं जो एग्जामिनर है वो काट लेता है, लेकिन जो टॉपर होता है उसको उस जवाब लिखने पर उस क्वेश्चन का फुल में फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों, वो जो टॉपर्स होते हैं ना वो आंसर राइटिंग की बेस्ट टेक्निक को यूज करते हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने ऐसी ही 7 बेस्ट टेक्निक बताने वाला हूं जिनको अपना करके आप बिल्कुल टॉपर की तरह लिख सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं। तो आइए जल्दी से उनको लिखते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला पॉइंट है, प्रश्न को समझना सीखो। अरे सर, हम तो प्रश्न समझ करके ही उसका आंसर लिखते हैं, ऐसे थोड़ी लिख देते हैं। अरे रुको जरा, मैं बताता हूं कि कैसे तुम समझते हो और कैसे अब तुम्हें समझना है। तो देखिए जरा, पहला पॉइंट है हमारा, प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना सीखो। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रश्न है और आपने पढ़ा और आप लोग क्या करते हैं, उसका जल्दी से आंसर देने लगते हैं। लेकिन देखिए, आपको अगली बार से क्या करना है, जब भी आप किसी एग्जाम में बैठें और उसका आंसर लिखें तो आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है चैप्टर। अरे सर, ये चैप्टर क्या है? रुको जरा, आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ करके उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में सोचना है कि ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का है और किस चैप्टर के किस टॉपिक का है। यदि आप लोगों ने इतना सोच लिया ना तो आधा आंसर तो आपको आने ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब हमें ये सब विजुअल क्लियर हो जाता है ना हमारे दिमाग में कि अरे ये तो उस चैप्टर का है, तो फिर आंसर भी आने लगता है। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि ये किस चैप्टर का है और किस टॉपिक का है, और ये छोटा वाला क्वेश्चन है कि बड़ा वाला, ऐसा आपको सोच लेना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको दूसरा पॉइंट क्या करना है, अब क्वेश्चन को आपको फिर से पढ़ना है और ये समझना है कि इसमें हमें डिफाइन क्या करना है। क्या किसी क्वेश्चन में हमसे परिभाषा पूछी है तो केवल आपको परिभाषा ही लिखनी है, परिभाषा पूछी है तो केवल परिभाषा लिखनी है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी दीजिए तो आपको उदाहरण भी देना है, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको, लिस्ट। अब देखिए, लिस्ट में क्या होता है, कोई कोई जो बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उनमें हमें ऐसा दिया जाता है कि इसको निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए, इस क्वेश्चन को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो आपको उन पॉइंट्स की लिस्ट बना करके लिखना है कि पहले इस बिंदु को समझा दिया, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को। तो ऐसा आपको लिस्ट बना करके समझाना है, यानी कि क्वेश्चन में समझ के लिखना है कि क्या हमसे पूछा गया है, ठीक है। और एक और है जो सभी बच्चे लगभग इस गलती को कर देते हैं, वो देखिए क्या है गलती, वो है शॉर्ट और लॉन्ग। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है, कितने नंबर का है, 2 का। अब आपको वो क्वेश्चन आ रहा है, मान के चलिए अच्छा खासा आ रहा है, तो आप लिखने लगते हैं और लिखते लिखते एक पेज ही भर देते हैं। यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको आ रहा था इसलिए आपने उसका पूरा पेज ही भर दिया, ठीक है। अब कोई बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, अब उस आपको वो थोड़ा आ रहा है तो आप उसमें 2-4 लाइनें ही लिखेंगे। तो ये देखो गड़बड़ हो गया ना, कि आपने जो छोटा क्वेश्चन है जो 2 नंबर का है उसमें 1 पेज लिख दिया। अब आप चाहे 1 पेज लिख दो चाहे 2 पेज लिख दो, आपको मिलने तो 2 नंबर ही हैं। और जबकि उन्होंने जो बड़ा वाला क्वेश्चन पूछा है उसमें आपने भरपूर लिखने की जगह आपने केवल उसमें 2-4 लाइनें लिखी हैं, तो वहां पर नंबर कट जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। छोटा आंसर है, 2 नंबर का है, तो आपको पता होगा कि 2 नंबर में हमें 30 शब्द लिखने होते हैं। 30 शब्द यानी कि 3 से 4 लाइनें लिख दो, हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 3 से 4 लाइनें, और ज्यादा से ज्यादा 5 लिख सकते हो, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखनी है। यदि कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको लिख देना है मात्र 75 शब्दों में, यानी कि मात्र 10 से 12 लाइनों में उसको समाप्त कर देना है बस।
और अगर कोई 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो 120 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो आपको लिख देने हैं 15 से 18 लाइनें और पूरा आंसर बढ़िया तरीके से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो छोटा क्वेश्चन है उसमें भारी लिख दिया क्योंकि आपको आता था, और जो बड़ा आंसर है उसमें आपको नहीं आ रहा है तो 2-4 लाइन लिख के छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होगा, वहां पर आपके नंबर कट जाएंगे। और छोटे आंसर को बड़ा लिखने से क्या होगा, आपका टाइम ही बर्बाद होगा। तो टाइम को बचाना है और शॉर्ट में शॉर्ट को ही लिखना है और बड़े में बड़े को ही लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट, और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि किसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछा है तो आपको एग्जाम्पल जरूर देना है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये 100% श्योर है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, आंसर का स्ट्रक्चर बनाओ। आंसर का स्ट्रक्चर बनाने का क्या मतलब है, जैसे कोई समझ लीजिए बड़ा क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर का है, तो उसमें देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि उस क्वेश्चन की सबसे पहले 1 या 2 लाइनों में परिभाषा दे दीजिए, या 1 या 2 लाइनों में अच्छे मस्त मस्त शब्द लिख लीजिए, जिससे जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो जाए। फिर बीच में आपको क्या करना है, बीच में उसके मेन पॉइंट्स आपको लिख देने हैं कि ये इसमें बातें पूछी गई हैं। और इसका लास्ट आपको क्या करना है, कंक्लूजन, यानी जो बड़ा क्वेश्चन है शुरुआत करनी है अच्छे धांसूदार शब्दों से, बीच में मेन बात लिख देनी है और अंत में क्लोजिंग लाइन जरूर बनानी है, ताकि ऐसा लगे कि आंसर शुरू हुआ था, बीच में मजा आया और लास्ट में खत्म हो गया। तो उसको भी पढ़ने में मजा आएगा कि अरे भाई यहाँ से कहानी शुरू हुई, बीच में कहानी युद्ध चला और यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर जो होगा उसको मजा आएगा। ठीक है, और वो फुल मार्क्स दे देगा। तो उत्तर की स्ट्रक्चर अपन को बनानी सीखनी है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, हाईलाइटिंग। ये भी बड़े क्वेश्चंस के लिए है। हाईलाइटिंग क्या है, ये भी बड़े क्वेश्चंस के लिए है। जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें हाईलाइट कर लेते हैं ना, हाईलाइटर से, या बीच में लाइनें खींच करके जो शब्द है उसके नीचे लाइन खींच लेते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है। ऐसा आप लोग बड़े बड़े आंसर में भी कर सकते हैं, जो कि आपके कहां पर होगा, आपके एग्जाम में होगा। एग्जाम में मान के लीजिए आपने 18 से 20 लाइनों में एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, अब आपको उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, हाईलाइट करना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए जरा, जैसे कि पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, मैंने प्रकाश के बर्तन के बारे में इसको समझाया है। अभी बड़ा सा लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे कि मुझे थोड़ा पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, इसमें अटर लग रही है मुझे पढ़ने में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मेन जो शब्द है उसके नीचे हाईलाइट कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा। देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पर इस शब्द को हाईलाइट कर देता हूं, अपवर्तन। इतने में देखिए कितना क्लीन लगने लगा, ये इतने में कितना क्लीन लगने लगा। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूं, जाने पर ये गति प्रकाश की गति को क्या कर देती है, अलग अलग हो जाती है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, और ये क्या होता है, घनत्व को मैंने हाईलाइट कर दिया, और ये क्या हो जाता है, मूर्ति है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर, और इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया, दूर को। ओके, अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 हाईलाइट करने से ना, ये थोड़ा का जो बड़ा सा पैराग्राफ है उसमें हमारी जो नजर है वो उन हाईलाइट शब्दों पर जाने लगी है कि अपवर्तन है, गति है, घनत्व है, मूर्ति है, दूर है। तो अब वो सोचेगा कि यार ये हाईलाइट क्यों है, थोड़ा पढ़ने तो दो। तो देखो क्या है, प्रकाश का वर्धन वह घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदल देती हैं। ठीक हो, तो यहां पर देखो अपवर्तन और दिशा बदल देती हैं, हाईलाइट करने से कितना अच्छा क्लियर हो गया। तो आप जो बड़े आंसर हैं उनमें आप लोग 3 या 4 शब्दों के नीचे हाईलाइट कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि हर शब्द को हाईलाइट कर दो, ऐसा नहीं करना है। केवल एक बड़े आंसर में 3 या 4 शब्दों को आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, इसमें बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है भैया हमारा क्या, डायग्राम और चार्ट का मैजिक। डायग्राम और चार्ट का मैजिक, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे कि डेफिनेशन लिखी है विद्युत परिपथ की। ओके, इसमें क्या लिखा है, वह बंद मार्ग जिसके माध्यम से विद्युत धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होती है, ऐसा हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बैटरी यानी स्रोत, चालक, तार, स्विच, विद्युत उपकरण लगे होते हैं तथा परिपथ के बंद होने पर धारा बहती रहती है। देखिए ये परिभाषा लिख दी, लेकिन अजीब सी लग रही है ना। परिभाषा ठीक है, बिल्कुल एकदम मस्त है, लेकिन थोड़ी इमेज दिमाग में क्लियर नहीं हो रही है।
लेकिन इसके साथ मैं क्या करूं, इसका चित्र बना दूं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक विद्युत सर्किट। अब इसमें मैंने बना दिया है एक बल्ब। ओके, क्या बना दिया है, एक बल्ब। और इसके नीचे मैंने लगा दी है एक क्या, बैटरी, या मैंने लगा दिया है यहाँ पर सेल। ओके, और यहाँ पर मैंने लगा दिया है एक चटकनी यानी कि स्विच यानी कि कुंजी। ओके, और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक एमीटर और इसको मैंने कर दिया है क्लोज। और यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बल्ब। और एक कुंजी के ये बैटरी बी और ये हो जाएगा हमारा बल्ब। और इसमें मैंने बहा दिया धारा आई, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये हमारा चित्र है और ये हमारी डेफिनेशन है। तो अब इस डेफिनेशन को पढ़ करके जब इस चित्र को थोड़ा सा ही देख लेगा ना, तो माइंड में एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो उसको मजा आ जाएगा। ठीक है, और वो आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। और आप लोग चार्ट भी बना सकते हैं वो खाने वाली नहीं, चार्ट आप लोग कैसे बना सकते हैं, जैसे किसी चीज के मान लीजिए 2 प्रकार बताए गए हैं, तो पहली हेडिंग आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैं बात करूं यदि पोषण, जैसे मैं आदि बात करूं किसकी, पोषण की, तो पोषण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है क्या, स्वयंपोषी पोषण, और एक होता है हमारा क्या, विषमपोषी पोषण। होता है कि नहीं। तो अब देखिए यदि मैं इसको ऐसा लाइन में लिख दूं कि पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, तो उसको लाइन पढ़ने में थोड़ी अटर लगेगी। लेकिन वो ऐसा देखा कि पोषण के 2 प्रकार हैं, स्वयंपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, तो तुरंत समझ जाएगा। तो जहां जरूरत पड़े वहां आपको डायग्राम बनाना है, और जहां जरूरत पड़े वहां आपको ऐसे चार्ट भी बनाते जाना है, यानी कि फ्लो चार्ट बनाते जाना है। ठीक है, अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट क्या है भैया, टाइम मैनेजमेंट। ये आपको टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जरा, सबसे पहले आसान सवालों को हल करना है। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है कि आप पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन से ही शुरू करें। ठीक है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप लास्ट वाला क्वेश्चन भी पहले कर सकते हैं, पहला वाला क्वेश्चन भी आप लोग लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन है, आपको वो आधा सा आ रहा है, तो आप वही लिखना शुरू कर देंगे। अब नहीं आ रहा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा आधा लिखते लिखते। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आसान सवालों को हल करना है। जो सबसे सरल क्वेश्चन है उसको सबसे पहले हल करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि यार मैं अच्छी राइटिंग में लिख रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आपको अच्छे तरीके से सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को, पेपर को पढ़ लेना है, और जो आपको सबसे सरल लगे वही आपको सबसे पहले करना है। ओके, अब देखिए दूसरा क्या है, फिर एवरेज, यानी कि जो लगभग आपको आधे से ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि पूरे पूरे आ रहे हैं, बस 1-2 पॉइंट भूल रहे हैं, तो आपको फिर उनको करना है। और लास्ट में करना है आपको टफ क्वेश्चन, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं या एकदम थोड़े धुंधली सी याद आ रही है, तो आपको सबसे बाद में उन्हीं को करना है। ऐसा करने से क्या होगा, एग्जामिनर को सबसे पहले आपके राइट वाले आंसर मिलेंगे, तो अच्छे से वो नंबर देते जाएगा। फिर वो मीडियम वाले देखेगा, चलो ठीक है, और लास्ट में यदि कोई आंसर आप लोग थोड़ा बनाकर भी लिख दोगे ना, तो उसमें भी वो नंबर दे देगा, क्योंकि वो पहले ही इंप्रेस हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है कि जो सबसे सरल हो वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखो आगे 6वें पॉइंट की तरफ। और हाँ, इसका एक पॉइंट और सुन लो भैया, आखिरी के 10 मिनट आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए छोड़ना है। हाँ, आपका 3 घंटे का पेपर होता है, तो आपको ये याद रखना है कि मेरा पेपर 2 घंटे 50 मिनट में हो जाना चाहिए। ओके, पूरा लिख जाना चाहिए। अब आपको 10 मिनट तक क्या करना है, रिवीजन करना है पूरे पेपर का। याद नहीं करना है, बस देखना है कि कोई मैंने स्पेलिंग तो नहीं गलत लिख दी, कहीं कोई शब्द किसी, मैंने विज्ञान में किसी मुझे मात्रक लिखना था वो तो नहीं मैंने गलत लिख दिया, कोई शब्द तो नहीं गलत लिख दिया, कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया। ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने के लिए 10 मिनट बचाना है। और आप यकीन मानिए ऐसा करने से आपके 3 से 4 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। कभी कभी जल्दबाजी में हम कोई ऑब्जेक्ट भी गलत लिख देते हैं, जबकि आ सही रहा होता है। तो एक बार आपको रीचेक जरूर करना है, उसके लिए आप लोगों को 10 मिनट बचा करके रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। तो देखिए ये क्या है भैया, क्लीन प्रेजेंटेशन ही भैया गेम चेंजर है। भले ही आप देखिए
क्या है कि आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो, एकदम बहुत मस्त नहीं हो, लेकिन आप लोग प्रेजेंटेशन मस्त बनाते हो, यानी कि जैसा जैसा अच्छे तरीके से लिखते हो, तो फिर आपको नंबर मिल जाते हैं, भले ही आपकी राइटिंग थोड़ी बेकार हो। ठीक है, वैसे आपकी तो मस्त है ही, लेकिन यदि बेकार भी है ना जिसकी, तो वो भी फोड़ देगा प्रेजेंटेशन से। देखिए कैसे, जैसे न्यू पॉइंट्स नई डाल से, नया पॉइंट्स है नई डाल से लिखो। देखिए कभी कभी हम एक किसी क्वेश्चन में हमसे 4 पॉइंट पूछे हैं कि चार विशेषता लिखिए, तो एक विशेषता अगर हमारी आधी लाइन में हो गई है तो हम दूसरी वहीं से लिखना शुरू कर देते हैं कुछ कुछ बच्चे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक लाइन आपने लिख दी, खत्म हुई, एक लाइन छोड़ो, फिर दूसरी लाइन लिखो। एक लाइन में 2 लाइनों में भर गई तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ो, फिर तीसरी लिखो। यानी कि आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रॉपर लाइनों में लिखना है, और नई लाइन हमेशा, नया पॉइंट है वो नई लाइन से आपको लिखना है। ठीक है। दूसरा क्या है भैया, साफ मार्जिन छोड़ो। मार्जिन होता है ना पेज में, इधर भी जगह छोड़ देते हैं, इधर भी जगह छोड़ देते हैं, और ऊपर तो छोटी रहती है, और बीच में हम लोग लिखते हैं। तो ये इस साइड और ऊपर की साइड आपको मार्जिन छोड़ना है, और नीचे की भी आप लोग 2 लाइनें छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इससे बढ़िया अच्छा दिखेगा आपका पेज, और फिर मस्त नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जिनकी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है ना, ये आपको जरूर करना है। ठीक है, और भैया जहां जरूरत हो छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाओ, यानी कि कोई आंसर बड़ा बड़ा है, अब आप लोग एक पेज में पूरा का उसको ऐसा लिख दोगे ना, तो उसको बोरियत लगेगी, वो पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, वो क्या नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से लिखना है कि जो बड़ा बड़ा जो पेज है ना, उसको कई पैराग्राफ्स में आपको बांट देना है, यानी कि एक पेज को कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ में आपको बांट देना है, छोटे छोटे पैराग्राफ में बांट देना है। जिससे क्या होगा ना कि वो आपको अच्छे तरीके से जो आंसर है ना वो रीडेबल बन जाएगा, यानी कि एग्जामिनर है उसको अच्छे तरीके से पढ़ने लगेगा। अब देखिए आप ही समझ लीजिए, पूरा का पूरा एक पेज लिखा हुआ है, क्या आप किताब को अच्छे तरीके से पढ़ते हो? नहीं, मन ही नहीं लगता है। लेकिन जो छोटे छोटे पैराग्राफ दिख रहे हैं ना, तो उनको पढ़ने में हमारा मन लग जाता है। तो ऐसे ही कोई यदि लंबा आंसर है तो उसको पैराग्राफ्स में बांट देना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है भैया, डेंस मत लिखो। यार आपकी राइटिंग वैसे ही तो एक खराब है, और आप लोग ऐसा सटा सटा के लिख दोगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी। तो आपको थोड़ा शब्दों को दूर दूर लिखना है, यानी कि साफ साफ अक्षर देखें, तो थोड़ा एक शब्द, थोड़ा सा गैप, एकदम से बड़ा गैप नहीं कर देना है, थोड़े थोड़े दूर दूर। ठीक है, ताकि मजा आ जाए। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट क्या है भैया, प्रैक्टिस एंड रिवीजन ही असली क्या है, हमारा हथियार है। अब देखिए ये तो आपको एग्जाम में टेक्निक याद रखनी है, लेकिन जो आपको अभी करना है वो क्या है भैया, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर की। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, पिछले सालों में आए हुए, उनको आपको लगाना है। और क्या करना है भैया, 3 घंटे में एक पेपर आपको सॉल्व करना है। घड़ी में टाइमर लगाया या मोबाइल में टाइमर लगाया, और एक क्वेश्चन किसी भी साल का उठाया, एक कॉपी ली, और पूरा पेपर शुरू से एंड तक आपको पूरा का पूरा हल करना है। ऐसा नहीं कि बीच में से एक क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, एक कभी नहीं। पूरा 3 घंटे का पेपर आपको प्रॉपर तरीके से करने बैठना है, और 2 घंटे 50 मिनट में आपको पेपर खत्म करना है, और 10 मिनट में चेक करना है। ऐसा आपको कई बार प्रैक्टिस करनी है। इससे आपके लिए देखो क्या होगा, इससे आपकी जो आंसर राइटिंग है वो अच्छी होगी, और आपको पता चलने लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, राइटिंग भी सुधर जाएगी, और आपको मजा भी आने लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थे भैया हमारे क्या, सातों के सातों पॉइंट, और इन पॉइंट्स को अपना करके आप लोग ना धमाकेदार कमाल कर सकते हो, और बढ़िया तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो यदि आप लोग इसी तरीके की हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो चाहते हो, यानी कि इंग्लिश में किस तरीके से लिखें, साइंस में किस तरीके से लिखें, मैथ में किस तरीके से लिखें, एसएसटी में किस तरीके से लिखें, हिंदी में किस तरीके से लिखें, संस्कृत में किस तरीके से लिखें, तो मैं उन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में एक एक करके सबकी स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा। बस आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।